सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बजट बनाते वक्त याद रखनी है कि हमेशा लॉन्ग टर्म सोचिए, शॉर्ट टर्म के हिसाब से मत प्लान कीजिए। तो धीरे धीरे हमारे फाइनेंस पे हमारा कंट्रोल आएगा। तो मान लीजिए कि हमारे पास हमारी इनकम महीने की 1 लाख रुपया है। अब अगर 1 लाख की इनकम है तो हमारे कुछ हाउस होल्ड एक्सपेंसेस होंगे, तो हमें किसी भी हालत में 40% या उससे कम हमारे हाउस होल्ड एक्सपेंस होना चाहिए। मतलब 40,000 से ज़्यादा हमारे घर के खर्चे, जिसमें हमारा राशन, जाने आने का खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी बिल, जितनी भी मेंटेनेंस बिल है, मंथली इंस्टॉलमेंट्स है, होम लोन की हो, कार लोन की हो, बाइक लोन की हो, वो सब आनी चाहिए। ये सब खर्चा निकालने के बाद बाकी बचा हुआ 60% ये कैसे स्पेंड करना है या फिर ये कैसे एलोकेट करना है। इस 60% में से 10% जो है ये हमें रिलेशनशिप मैनेजमेंट के लिए अलग से रखना है। रिलेशनशिप मैनेजमेंट मतलब आज हम समाज में रहते हैं, हम परिवार में रहते हैं, तो हमें काफ़ी खर्चे आते हैं। किसी की बर्थडे हो या किसी की शादी हो, ऐसे सब सोशल कमिटमेंट्स के लिए या किसी को अपने फ्रेंड को हेल्प करना हो, तो इसके लिए महीने का जो 10% है वो हमें साइड में निकाल के रखना है, ताकि ये सब प्रोविजनिंग हो जाए। इसके बाद बचे हुए 50% में से 10% जो है ये हमें कंटिंजेंसी या फिर इमरजेंसी फ़ंड के लिए रखना है। कंटिंजेंसी इमरजेंसी फ़ंड मतलब हमारा जो मंथली एक्सपेंस है उसका 6 महीने के इतना जो खर्चा है उतना हमें इसमें निकाल के रखना है कि एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर हमारा बिजनेस स्लो जा रहा है या हमारी जैसे कोविड का टाइम हमने देखा कि काफ़ी लोगों की सैलरी 30% हो गई थी, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे हमें अपना घर चलाना है, तो हम लोग पैसा कहाँ से लाएंगे? तो वो पैसा हमारे इमरजेंसी फ़ंड में से आएगा। अगर आप किसी सोसाइटी में रहते हैं तो सोसाइटी के पास भी सिंकिंग फ़ंड रहता है, क्योंकि हर सोसाइटी को भी एक 5-10 साल में रिपेयर करना पड़ता है। जो सोसाइटी आपके मेंटेनेंस बिल में से हर महीने लेती है, उसी तरीके से इस तरीके से हमें अपना कंटिजेंसी या इमरजेंसी फ़ंड बनाना है। अब बच्चा 40%, इस 40% में से 10% जो है वो हमें अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे खर्चा करना है। अब ये क्यों खर्चा करना है? क्योंकि आज अगर आप 1 लाख रुपया कमा रहे हैं, इसका रीज़न ये है कि अभी तक आपने जो लर्निंग किया या आपने जो स्कूलिंग की या ग्रेजुएशन किया, क्वालिफिकेशन किया या जो भी आपने स्किल सीखी, इसकी वजह से आज आप 1 लाख कमा पा रहे हो। लेकिन कल अगर आपको अपनी ये इनकम 1 लाख से 5 लाख पे लेके जानी है तो ओवरनाइट नहीं होगी। 10 साल में 5 लाख पे लेके जानी है तो 10 साल में आपको काफ़ी सारे स्किल्स सीखने होंगे, अपने प्रोफेशन से रिलेटेड, अपने बिजनेस से रिलेटेड काफ़ी टैलेंट सीखने होंगे, और ये आपको धीरे धीरे एक्यूमुलेट करना पड़ेगा, खुद को ग्रो करना पड़ेगा, तभी जाके आप अपनी इनकम को मल्टीफोल्ड या 5 गुना कर पाएंगे। अब जो बाकी 30% है उसमें से 10% जो है वो बिजनेस डेवलपमेंट के लिए आपको स्पेंड करना है। अगर आप मान लीजिए आपका एक शॉप है और उस शॉप में आप मंथली 1 लाख रुपीज़ का सेल करते हैं, आपकी 10,000 की इनकम है। अगर आपको अपने बिजनेस को बढ़ाना है तो आप ओवरनाइट 1 लाख की सेल को 2 लाख नहीं कर सकते, क्योंकि उतना आपको कैपिटल लगेगा। तो इस पर्टिकुलर चीज़ में जो आपने 10,000 की इनकम की है उसमें से जो 10% है 1,000 रुपया, नेक्स्ट ईयर जब आप टर्नओवर करेंगे उसके लिए आपको अगर एडिशनल इन्वेस्टमेंट करना है तो अपने बिजनेस में 10% और इन्वेस्ट कीजिए। धीरे धीरे हर महीने आप अपना 10% इन्वेस्ट करते जाएंगे तो धीरे धीरे बिजनेस अपने आप बढ़ेगा। अचानक से बिजनेस डबल नहीं होगा, लेकिन इस तरीके से आपका बिजनेस 1 साल में 10 से 20% बढ़ जाएगा। जो सैलरी क्लास है, जिनका बिजनेस नहीं है, वो ये 10% जो है सेविंग्स के लिए या पर्सनल डेवलपमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब जो 20% है उसमें से जो 10% है ये हमको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए रखना है। शॉर्ट टर्म मतलब लेस देन 3 ईयर्स। हमारे लाइफ के कुछ गोल्स होते हैं, जैसे मान लो हमारे बच्चों का अगले साल की फ़ीस भरनी है या फिर कुछ ऐसे 3 साल के अंदर कमिटमेंट्स रहते हैं। उस कमिटमेंट को पूरा करने के लिए हम कहीं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। जैसे LIC पॉलिसी में इन्वेस्ट करके आप 3 साल में पैसा नहीं निकाल सकते। तो उस केस में ये जो पैसा है हमको शॉर्ट टर्म, जैसे फिक्स डिपॉजिट हो या फिर कुछ भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जहाँ पर आप 3 साल से कम के टाइम होरिज़न में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब बचा जो लास्ट का 10% है, ये हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, हमारे जो लाइफ के लॉन्ग टर्म गोल्स है, जैसे रिटायरमेंट हो गया या फिर अपना घर है। अगर हम लोग होम लोन लेते हैं तो होम लोन का EMI भी हम लोग इस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में इंक्लूड कर सकते हैं, बिकॉज ये हम 20 साल भरेंगे और ये 20 साल हम लोग भरेंगे तभी हमारा घर का ओनरशिप हमारे नाम पर ट्रांसफ़र होगा। तो इसको भी हम लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में काउंट कर सकते हैं। अब ये मैंने बताया आपको कम से कम बेसिक कट टू कट प्लानिंग। अब एक कहावत है कि गेटिंग आउट ऑफ रैट रेस। रैट रेस मतलब हम कमाते हो, खर्चा करते हैं, लेकिन हम इसी रैट रेस में घूमते हैं कि पैसा आता है, पैसा खर्चा है, फिर खर्चा बढ़ जाता है, फिर हमारी इनकम बढ़ती है, इसी सर्कल में घूमते रहते हैं। ऐसी सिचुएशन जब हमारा इनकम ऐसी इस लेवल पे चली जाए कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट्स है या फिर हमारा जो पैसिव इनकम है उस इनकम से ही हमारा काफ़ी सारा 30 से 40% आ जाए, हमारी पूरी तरह से डिपेंडेंसी सैलरी पर नहीं हो, ये अगर हमें करना है तो इसी एक्सपेंसेस को कैसे मैनेज करना है जिससे आप इस रैट रेस से बाहर निकल सकते हैं। आपके जो हाउस होल्ड एक्सपेंसेस है वो 40% जो मैं बताया वो मैक्सिमम है। अगर ये कम होते हैं,
कल अगर इनकम आपकी 1 लाख से 2 लाख हो गई, अगर लेकिन आपने अगर अपना खर्चा वही रखा 40 या 50,000 रखा, तो 2 लाख के हिसाब से जो आपका एक्सपेंस रेशो है वो 40% से 20% पे आ जाएगा। अब एग्जांपल ले लीजिए कि एक मिडिल क्लास पर्सन है जिसकी 1 लाख इनकम है, वो जिसकी 40,000 की एक्सपेंस है, लेकिन अगर कोई एक मल्टी बिलियनर पर्सन है या फिर इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो महीने के 10 करोड़ कमा लेता है, तो क्या वो 4 करोड़ रुपए अपने हाउस होल्ड पे खर्चा करता है? नहीं करता। उसका खर्चा भी मैक्सिमम 50 लाख 60 लाख होगा, 5 से 6% होगा। तो उसके पास एक्स्ट्रा पैसा बचता है और वो एक्स्ट्रा पैसा वो फिर से री इन्वेस्ट करता है और ताकि उसकी इनकम और बढ़े। तो ये हाउस होल्ड एक्सपेंस जितना कम होगा उतना हमारे पास एक्स्ट्रा सेविंग्स होंगे ताकि हम इन्वेस्ट कर पाए। सेम वे रिलेशनशिप मैनेजमेंट, हम रिलेशनशिप मैनेजमेंट को भी कंट्रोल रखते हैं, ओवर स्पेंडिंग नहीं करते, तो ये जो पैसा हमारा बचेगा ये हमारे फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट में काम आएगा। कंटिजेंसी मैनेजमेंट, अगर हम अपना प्रॉपर लाइफ मेंटेन रखते हैं, कंटिजेंसी फंड प्रॉपर रखते हैं, तो अगर इसको हम लोग मेंटेन करते हैं और अपना कंटिजेंसी फंड एक बार हमारा क्रिएट हो गया 6 से 8 महीने का, तो उसके बाद जो पैसा बचेगा 10% जो हमको हमारा कंटिजेंसी में जा रहा है वो हम लोग री इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये 3 खर्चे हमें कम करने हैं। बाकी जो 10% है, जैसे बाकी जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, इस पे अगर हम लोग जितना पैसा बढ़ाएंगे, जितना हम खुद पे स्पेंड करेंगे हमारे डेवलपमेंट पे, हमारे स्किल डेवलपमेंट में, उतनी हमारी इनकम अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी। तो ये खर्चा हमें जितना बढ़ाना है, जितना हमारा बढ़ेगा उतनी हमारी इनकम बढ़ेगी। सेम वे बिजनेस डेवलपमेंट में, जितना हम अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे, बढ़ाते जाएंगे इन्वेस्टमेंट बिजनेस में, उतना हमारा इनकम आगे बढ़ती जाएगी। फिर आ गया शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। जितनी हमारे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बढ़ती जाएंगी, जितना हमारा इन्वेस्टमेंट दोनों इन्वेस्टमेंट्स में पोर्शन बढ़ता रहेगा, उतनी हमारी इनकम बढ़ेगी, उतना हमारे इन्वेस्टमेंट से इनकम बढ़ेगी और हमारा कंट्रोल हमारे फाइनेंस पे जाता जाएगा। इसी तरीके से हम ये जो रैट रेस है इससे बाहर निकल सकते हैं। जो अब्राहम लिंकन का एक फेमस लाइन है, द बेस्ट वे टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर इज टू क्रिएट इट। तो अगर हम अपने हाउस होल्ड एक्सपेंसेस को भी कंट्रोल करते हैं, बजट को कंट्रोल करते हैं, तो हमारे फ्यूचर पे भी कंट्रोल करते हैं।